पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि वे लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है कुछ स्पेशल कंडीशंस में, तो इसी कंडीशंस को हम नाम दिए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आखिर प्लैंक्स को इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव किया गया तो वेव नेचर जो था वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली इन्होंने नहीं दिया रिजल्ट। इसी से हमारा जनरेट हुआ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फिर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्लैंक्स का मानना था कि अगर जो कंटिन्यूअस वेव्स नहीं आ रहे हैं तो क्या ये हो सकता है कि ये जो है छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स में एनर्जी एमिट हो रही हो। यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मान लीजिए कि छोटे छोटे पैकेट्स में एमिट तो हो रहा है, तो इसे समझा कैसे जाए। मानिए कि आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पे। तो एग्जाम्पल में देखिए डायग्राम में कि हम एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर में पैर रखते हैं, तो इन दोनों स्टेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ हम हवा में तो खड़े नहीं हो सकते हैं। एक पैर हमारा फर्स्ट स्टेयर पे है तो नेक्स्ट पैर हमारा दूसरे स्टेयर पे ही होगा, तो दोनों के बीच का जो स्पेस है वो एक समझ लीजिए कि डिस्क्रीट पैकेट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और सिमिलरली सेकंड से थर्ड हो गया, थर्ड से फोर्थ हो गया। ठीक है, मान लीजिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप पे रखा, थर्ड स्टेप पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन दो स्टेप्स के बीच में हवा में खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह जो क्वांटाइज्ड एनर्जी में भी एनर्जी सिर्फ सर्टेन अलाउड वैल्यूज ले सकती है। प्लैंक के अकॉर्डिंग मैटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इन पैकेट्स को कहा गया क्या? क्वांटा। और एक सिंगल पैकेट को हम कहते हैं क्वांटम। क्वांटा बोलने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या समझें, कंफ्यूजिंग लगता है, बट कुछ भी नहीं है। इस वर्ड का सिर्फ एक मतलब है कि एक छोटा सा स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में जो एनर्जी एमिट होती है उसे ही हम कहते हैं क्वांटा। बोर्ड पर इस तरह समझ लीजिए कि एनर्जी जो है मान लो 0 एच म्यू टू एच म्यू, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था C इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनर्जी ऑफ अ क्वांटम। प्लैंक ने क्वांटम की एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए एक रिलेशन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू एच म्यू, जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बोर्ड में, नीट में बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं इस क्वेश्चन फॉर्मूला पे। तो यहाँ E जो है बेटा वो हमारा एनर्जी ऑफ क्वांटम है, H जो है हम उसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहती है इसकी वैल्यू जो कि है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यूनिट्स का हमें खास ध्यान रखना है, यहीं से नहीं तो फिर न्यूमेरिकल्स हमारे गलत हो जाते हैं। फ्रिक्वेंसी, अब ये जो वैल्यू है हमारी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी है ना उतनी ही ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, क्वांटम की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट केस हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई एनर्जी भी होगी, केस 2 में फ्रीक्वेंसी लो होगी तो यहाँ भी लो एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ हम एक ग्राफ के हेल्प से भी देख सकते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी भी उसी स्पीड में बढ़ती जाएगी। अब बताइए कि अगर जो रेडिएशन ए की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बी से डबल हो जाए तो क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी? सोचने की बात ही नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, डबल है तो डबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ट्रिपल है तो ट्रिपल हो जाएगी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन। हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा का रिलेशन हमने पढ़ा था।
ठीक है। लैम्डा जो है हमारा वेवलेंथ कहते हैं, म्यू जो है हमारा फ्रीक्वेंसी, एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एच हमने इस वीडियो में देख लिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू लैम्डा। तो हम म्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। अब इसे प्लैंक इक्वेशन जो कि है हमारा E इज इक्वल टू एच म्यू, अब म्यू की वैल्यू हमें निकली हुई है C बाई लैम्डा, तो उसे हम पुट करते हैं सिंपली, E इज इक्वल टू एच C अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें मिल जाता है, दैट इज E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब क्या हो गया, E जैसे जैसे बढ़ेगा लैम्डा कम होते जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। अब पार्टिकल नेचर और फोटोन कंसेप्ट को कैसे समझा जाए। प्लैंक ने क्वांटम को बाद में लाइट के केस में फोटोन कहा गया। प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी, जो क्वांटा हमने पढ़ा था अभी कि छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स को वर्ड दिया गया है क्वांटा, उसे ही आइंस्टीन ने बाद में उस क्वांटा वर्ड को फोटोन कहा, ठीक है, फोटोन कहा गया। फोटोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं। एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी बेटा, E इज इक्वल टू एच म्यू। ये देख लीजिए यहाँ है फोटोन, दैट इज एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट। और अगर वेवलेंथ गिवन हो तो हमारा जो रिलेशन है ये निकल गया, E इज इक्वल टू एच C अपॉन लैम्डा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी को इंडिविजुअल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट, इसी कंसेप्ट से लाइट की पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होती है, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया, सिर्फ कुछ वर्ड्स का खेल है बेटा और कुछ भी नहीं है। क्वांटा है एक सिमिलर स्मॉल डिस्क्रीट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो एमिट होते हैं, जो हमें पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करते हैं लाइट की। और इसी क्वांटा को आइंस्टीन ने बाद में कहा फोटोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोन से ही हम समझ सकते हैं कि लाइट्स की, ठीक है। अब क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू पहले हम समझ लेते हैं, बाद में हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे। क्या होता है, जब एक इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की और इस मेटल सरफेस पे जब गिरती है, जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो होती है बेटा वो इंसिडेंट होती है, मतलब मेटल सरफेस पे गिरती है या जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मीन्स निकलते हैं, उसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो मीन्स लाइट जो गिरी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे और वहाँ से जो एमिट हो गया इलेक्ट्रॉन्स, दोनों वर्ड को मिला के बना है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उसी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नाम से ही हमें क्लियर है, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, है ना, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो मेटल सरफेस पे गिरी और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए उसे ही हमने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ क्या क्या है देख लिया हमने, मेटल सरफेस है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा ही होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, ये डायग्राम से ही हम डेफिनेशन इसकी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट नहीं कर सकती, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अगर जो उससे कम है तो नहीं होंगे। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहीं से आया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो मेटल पे जब गिरेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वो ज़रूरी है, और इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाम से नहीं डरना है बेटा, नाम से ही हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। फ्रीक्वेंसी हम समझ गए, थ्रेशोल्ड मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने के लिए। मान लीजिए कि
जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर जो 0 हो गया मीन्स एकदम मिनिमम से भी कम है, न इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट नहीं होंगे। लो फ्रीक्वेंसी अगर जो ये 0 है, 0, तो नो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। हाई है, बहुत ज़्यादा ही है, जो रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल पर डिपेंड करती है, ठीक है। हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, मेटल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ हैवी, कुछ लो, इस तरह से। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आइंस्टीन का क्या कनेक्शन है। प्लैंक्स ने तो क्वांटम थ्योरी दे दी, बट बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी क्वांटम कंसेप्ट का यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है कि जो फोटॉन्स थे उसे ही, जो क्वांटा थे उसे ही आइंस्टीन ने फोटॉन्स का नाम दिया, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा, E = h μ, हमने पहले ही देख लिया। जब फोटोन मेटल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इसी फोटो इलेक्ट्रिक को इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने फोटोन कंसेप्ट से कैसे एक्सप्लेन किया। लाइट फोटॉन्स के रूप में मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है। हर फोटोन की एनर्जी होती है E = h μ। फोटोन मेटल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, C। यहाँ ये जो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक मेटल इंटरेक्ट कर रहा है फोटोन, और यहाँ से फिर एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है। तो की आइडिया हमारा क्या लगा, लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल नहीं करती है, लेकिन एनर्जी को फोटॉन्स मीन्स छोटे छोटे पैकेट्स में भी करती है, ठीक है, ट्रांसफ़र करती है। इसी कंसेप्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब हम पूरे वीडियो में हमने क्या समझा बेटा, कि लाइट जो है सिर्फ वेव की तरह नहीं, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। और ये पार्टिकल के बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वेव थ्योरी जो है वो रेडिएशन की एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेव मीन्स कंटिन्यूसली वेव हमें मिलना चाहिए था, बट वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो पाया। और यहीं से प्लैंक ने सोचा कि अगर जो कंटिन्यूस नहीं हो रहा है तो कहीं ये छोटे छोटे पैकेट्स में तो नहीं एमिट हो रहा है। और इस छोटे छोटे पैकेट्स को ही हमने कहा बाद में क्वांटा, और इसी क्वांटा को बाद में आइंस्टीन ने कहा फोटॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया हमने, क्या होता है बेटा, जो फोटॉन्स जो है मीन्स लाइट जो है वो एक मेटल सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए, जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पे गिरेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे तभी एमिट होंगे, और उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। यही था हमारा कोर कंसेप्ट इस वीडियो का। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इसे ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।